Good morning, students. बच्चों, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? नजीम अख्तर, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. ओके। चलो, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में कहां तक बताया था? Basic amino acids. बेसिक अमीनो एसिड का क्या लिखा था आप लोगों ने? लास्ट वाला पॉइंट जरा जल्दी से पढ़ लो। बेसिक अमीनो एसिड का लास्ट वाला पॉइंट एकदम से जल्दी पढ़ लो, टाइम विदाउट वेस्टिंग टाइम। The amino acids that have more than one NH2 groups are called basic amino acids. That is, they are diamino, monocarboxylic acid, etc. और फिर एग्जाम्पल लिखा है। चलो बता दो मुझे, बेसिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल क्या क्या है? Lysine, histidine, एंड आर्जिनाइन। अब देखो बच्चों, इधर ये अगर सपोज मैं बीच वाला कार्बन बना लूं और ये बीच वाले कार्बन के साथ आप लोगों को पता है कि COH अटैच होता है, और यहाँ में आप लोगों को पता है NH2 होना चाहिए, और यहाँ में भी आप लोगों को पता है H होना चाहिए। तो अब इस लाइसिन का स्ट्रक्चर आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, और इसमें CH2 और CH2 4 होते हैं, और लास्ट में इसमें NH2 होगा। अब ये स्ट्रक्चर जो है, दिस इज लाइसिन है। अब देखो, इसमें दो NH2 है, एक यहाँ में एक यहाँ में, और इसमें एक ही COH है, तो इसीलिए इसको कहेंगे डाई अमाइनो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब जितने भी एसिडिक अमाइनो एसिड रहता है उनमें नेगेटिव चार्ज होगा, और जितने भी बेसिक अमाइनो एसिड होता है उनमें नेट पॉजिटिव चार्ज होता है। तो देखो, इसमें बेसिक अमाइनो एसिड, किसी बच्चे का कोई डाउट है? बेसिक अमाइनो एसिड्स हैव net positive charge in our body. Basic amino acids have net positive charge in our body. तो क्योंकि आप लोगों को अगर मैं बता दूंगा हमारे बॉडी में 7 pH है, तो 7 pH पे आप लोगों को याद रखना है NH2 कैसे होगा, NH3 पॉजिटिव। बच्चों, NH2 कैसे होगा, NH3 पॉजिटिव, और COH कैसे होगा, CO नेगेटिव। अब देखो, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैंसिल, और बचा क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो इसीलिए जो बेसिक अमीनो एसिड है उनमें नेट पॉजिटिव चार्ज होगा हमारे बॉडी के पीएच पे, जो यूजुअली 7 रहता है। और अब जो प्रोटीन्स जिनमें ज्यादा होगा बेसिक अमीनो एसिड, एंड दे विल बी कॉल्ड एज द बेसिक प्रोटीन्स। देखो, द प्रोटीन्स, the proteins rich in basic amino acids are called as basic proteins. जो एसिडिक अमीनो एसिड पे नेट चार्ज क्या था? एसिडिक अमीनो एसिड पे नेट चार्ज क्या था? नेगेटिव। और बेसिक अमीनो एसिड पे क्या है नेट चार्ज? पॉजिटिव। और ये बेसिक प्रोटीन का एग्जांपल जो है वो आप लोगों को याद रखना है हिस्टोन। और ये प्रोटीन्स बेसिक प्रोटीन्स है। अब आप कहेंगे सर ये हिस्टोन क्या होता है, तो यहाँ पे लिख लेना, हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स। Stones are positively charged basic proteins that
associates with DNA, yeah, that associates with negatively charged DNA. That associates with negatively charged DNA, so that to form chromatin. और या तो बच्चों आप लोगों को याद रखना है क्रोमोसोम। आप लोग जब आगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे तो डीएनए को कॉइल करना पड़ता है और फिर और सुपर कॉइल करना पड़ता है, तो डीएनए लेकिन नेगेटिवली चार्ज होगा। और अगर सपोज ये डीएनए है इधर ऐसे, तो बच्चों ये डीएनए नेगेटिवली चार्ज होगा, लेकिन इसको क्या करना पड़ता है, कॉइल, और फिर इसको कॉइल करना पड़ता है, और कॉइल करने के बाद इसको और सुपर कॉइल करना पड़ता है। और सुपर कॉइल करने से क्या होगा, वो नेगेटिव चार्ज नजदीक नजदीक आएगा। जरा सेम चार्ज क्या आपस में रिपल करते हैं या सेम चार्ज आपस में अट्रैक्शन करते हैं? नेगेटिव नेगेटिव रिपल करेगा या नेगेटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा? रिपल करेगा। रिपल करेगा। तो इसीलिए वो डीएनए के नेगेटिव चार्ज को कौन न्यूट्रलाइज करता है, हिस्टोन। और हिस्टोन न्यूट्रलाइज करेगा तब जाके फिर क्रोमेटिन बनता है, तब जाके फिर क्रोमोसोम बनता है। अगर हिस्टोन ना होता तो क्रोमेटिन क्रोमोसोम कभी भी नहीं बन पाता। So histones are positively charged basic protein that associates with negatively charged DNA इधर लिखना है, negatively charged DNA so that to form chromatin and chromosome, because that is histones neutralizes the negative charge of DNA. और यहाँ पे चार्ज डीएनए लिख लेना, नेगेटिव चार्ज डीएनए। अब डीएनए क्रोमोसोम तब बनेगा जब उसमें हिस्टोन आएगा। अगर हिस्टोन नहीं आएगा तो क्रोमोसोम कभी भी नहीं बना पाएगा, क्योंकि डीएनए क्या नेगेटिव चार्ज होता है, उसके नेगेटिव चार्ज को हिस्टोन रिप्लेस करता है, न्यूट्रलाइज करता है। और हिस्टोन जो है बेसिक प्रोटीन है जिसमें बेसिक अमीनो एसिड काफी सारे होते हैं, और बेसिक अमीनो एसिड नेट पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसीलिए हिस्टोन में भी नेट पॉजिटिव चार्ज होता है। आर यू डन विद दिस? यस सर। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना आप इसमें, हिस्टोन्स आर रिच इन histones are rich in lysine and arginine. दो अमाइनो एसिड होता है इसमें बेसिक ज्यादा, एक लाइसिन होता है इसमें ज्यादा और एक आर्जिनाइन इसमें ज्यादा। तो बच्चों जो हिस्टिडीन अमीनो एसिड होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप ये पॉइंट, हिस्टिडीन अमीनो एसिड या हिस्टिडीन is also used in the synthesis of histamine. और हिस्टामाइन लिख लेना ब्रैकेट में, vasodilator that dilates blood vessels. जरा बच्चों जो ब्लड वेसल को डायलेट करेगा उस कंपाउंड को क्या कहते हैं हम लोग, वैसोडाइलेटर। और वो वैसोडाइलेटर क्या है, एग्जांपल हिस्टामीन। और हिस्टामीन कहाँ से बनता है, हिस्टिडीन से बनता है। हिस्टिडीन क्या है, अमाइनो एसिड। जरा ग्लाइसिन किसके सिंथेसिस के लिए यूज हुआ था, ग्लाइसिन किसके सिंथेसिस के लिए यूज हुआ था, हिस्टामाइन सर। हाँ, ग्लाइसिन का यूज हुआ था हेम के सिंथेसिस के लिए, हेमोग्लोबिन के सिंथेसिस के लिए। और बच्चों हिस्टिडीन का यूज होता है हिस्टामीन के सिंथेसिस में। और हिस्टामीन एक वैसोडाइलेटर है। अगर ये सपोज ब्लड वेसल है,
और अगर ये ब्लड वेसल को डायलेट करेगा, और इस डायलेटेड ब्लड वेसल का डायलेट करना ये इस हिस्टामीन का काम होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सपोज कंस्ट्रिक्टेड ब्लड वेसल, और यहाँ में हम लिख सकते हैं डायलेटेड ब्लड वेसल। और ये डायलेट करना इसी हिस्टामाइन का काम होता है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, हिस्टामाइन आएगा, और ये हिस्टामाइन इसको डायलेट कर देगा। तो ये था बेसिक अमीनो एसिड के बारे में, और बेसिक अमीनो एसिड का एग्जांपल। और बेसिक अमीनो एसिड में 2 अमीनो ग्रुप होता है, एक उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा। तो अब आप लोग बेसिक अमीनो एसिड के बाद में लिख लेना एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। और बच्चों एरोमेटिक अमीनो एसिड में याद रख लेना, इनमें आर ग्रुप में एरोमेटिक रिंग होता है। होते हैं they have aromatic ring in their R group। और एग्जाम्पल जो है लिख सकते हैं इसमें फिनाइल एलानाइन, और इसमें आप लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल टायरोसिन, और इसमें आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं ट्रिप्टोफैन। फिनाइल एलानाइन और टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन जो है वो एग्जाम्पल होता है एरोमेटिक अमीनो एसिड का। जरा कोई बच्चा मुझे अल्कोहलिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल बता सकता है? What was the example of alcoholic amino acids? बच्चों अल्कोहलिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल क्या क्या था? एकदम से जब भी मैं पूछूं एकदम से फास्ट आंसर रेस्पॉन्स दे दो। मेरा क्वेश्चन खाली एक बार होना चाहिए, मुझे 3-3 बार 4-4 बार क्वेश्चन रिपीट करना पड़ता है। चलो फखरुल आप मुझे बता दो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड का नाम। चलो सुहाना सुहाना बताएगी मुझे क्या है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड का नाम। साइटिन। हाँ हाँ, सल्फर कंटेनिंग का क्या था? सिस्टाइन एंड मिथियोनाइन। और अल्कोहलिक का क्या था? सिराइन एंड थ्रियोनाइन। एलिफेटिक का क्या था? ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन। एसिडिक अमीनो एसिड का क्या था? एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। और एमाइड्स का एग्जांपल क्या था? एस्पाराजाइन, ग्लूटामाइन। और बेसिक अमीनो एसिड का क्या था? लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। और एरोमेटिक अमीनो एसिड का एग्जांपल क्या है? फिनाइल एलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। आप लोग घर पे पढ़ लो, सेल्फ स्टडी करो, सब अच्छा होगा। अगर सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो आप लोगों में कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। अब देख लो इधर, यहाँ पे यहाँ में मुझे पता है कि हर किसी अमाइनो एसिड में COH होता है, और बीच में कार्बन होगा, और यहाँ में NH2 होगा, और यहाँ में H होगा। और अगर मैं यहाँ में CH डाल दूं, और यानी कि फिनाइल रिंग डाल दूं, मैं इधर एरोमेटिक रिंग डाल दूं, तो ये स्ट्रक्चर जो है ये ऐसे बनेगा। तो स्ट्रक्चर बनने के बाद हम इसको नाम देंगे फिनाइल एलानाइन। और देखो बच्चों, अगर यहाँ पे मैं COOH लिखूं, और यहाँ में CO और NH2 और H, ये आप लोगों को पता है हर किसी अमीनो एसिड में होना ही होना है। तो यहाँ में CH2 होगा, और यहाँ में फिनाइल एलानिन और टायरोसिन में खाली एक ही डिफरेंस है, वो क्या है कि टायरोसिन में यहाँ में OH ग्रुप होता है, और बाकी सब ये फिनाइल एलानिन के जैसा होगा। तो ये है टायरोसिन। तो फिनाइल एलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन है, और ये 3 एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं।
तो इसमें आप लोग जो जहां मैंने एनसीईआरटी लिखा है वो वाला स्ट्रक्चर पहले आपको प्रायोरिटी देना है। तो अब इसमें आप लोग लिख लेना पहला पॉइंट कि ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड था और बच्चों ट्रिप्टोफैन सबसे कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड होता है। ट्रिप्टोफैन इज मोस्ट complex amino acid and contains indole ring। आपको कभी भी पूछा जाए कौन सा अमीनो एसिड में इंडोल रिंग होता है तो आप लोग को याद रखना है वो है ट्रिप्टोफैन। तो अब आप लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, ट्रिप्टोफैन is used for the synthesis of मेलाटोनिन। और बच्चों मेलाटोनिन के ब्रैकेट में लिख लेना स्लीपिंग हार्मोन। क्लियर? और देन यू कैन राइट देयर सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन लिख लेना वैसो कंस्ट्रिक्टर। जरा क्या बताया था अभी वैसो डायलेटर होता है बच्चों, वैसो डायलेटर क्या होता है? अरे आप लोग तो बोल ही नहीं रहे हैं किसी चीज का आंसर। फखरुल जरा आप अपना माइक्रोफोन ऑन कर लो। फखरुल, यस सर। आपने रिवाइज किया था या नहीं घर पे जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था? नो सर, क्यों? होमवर्क था। हाँ, नो सर, मैथ्स था, होमवर्क था सर, तो लेकिन मैं रिवाइज नहीं किया सर। अरे रिवाइज करना है ना भाई, यस सर। जो चीज है रिवाइज तो कर लो। जो जो सब्जेक्ट पढ़ते यस हो सर। उसको उसी दिन रिवाइज कर लो। जरा ये मासूमा जो है अपना माइक्रोफोन ऑन करेगी। मासूमा माइक्रोफोन ऑन कर लो। आपने रिवाइज किया था या नहीं? सर नहीं किया। हाँ, ना सर नहीं। क्यों नहीं रिवाइज किया भाई? ये मिहिर आलम, जरा देख लो मिहिर आलम माइक्रोफोन ऑन करेगा। मिहिर आलम, तो मतलब कैसे चलेगा भाई? अगर आप लोग रिवाइज नहीं करेंगे तो कैसा काम चलेगा? रिवाइज करना जरूरी है। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो इसी जगह पे रहेंगे जिस जगह पे हो, और जिंदगी में आप लोग कभी भी तरक्की नहीं करेंगे। तो क्लास कर लो, आज का क्लास आज ही रिवाइज करना है घर पे, और जो कल पढ़ोगे वो कल करना है। और ऐसे करके आप लोग धीरे धीरे बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर आप लोग कोप अप ही नहीं कर पाएंगे। तो अभी आप लोगों को मैंने यहाँ पे बताया था इस स्लाइड में कि जो हिस्टामीन होता है वो वैसोडाइलेटर होता है जो ब्लड वेसल को डायलेट करता है, और वापस जो ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेगा उस केमिकल का नाम होता है सेरोटोनिन। और वो सेरोटोनिन एक वैसो कंस्ट्रिक्टर है जो ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है। और हम लोगों का बॉडी में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है उसका नाम है मेलाटोनिन, और ये मेलाटोनिन को कहते हैं स्लीपिंग हार्मोन। और इसी तरीके से आप लोग लिख सकते हैं कि ये यूज होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन B3। और विटामिन B3 को हम लोग ऑल्सो नियासिन कहते हैं। और बच्चों ये यूज होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ इंडोल 3 एसिटिक एसिड। और इस इंडोल 3 एसिटिक एसिड को हम लोग I3AA कहते हैं। और ये सारे जो हैं ट्रिप्टोफैन इनके सिंथेसिस में यूज होता है। क्लियर? और अब इस इंडोल 3 एसिटिक एसिड के ब्रैकेट में लिख लेना
सिंथेटिक ऑक्सिन। और सिंथेटिक ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या होता है? एक प्लांट हार्मोन होता है, तो याद रख लेना है ऑक्सिन इज अ प्लांट हार्मोन। और जो आगे आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, ये बॉटनी टीचर पढ़ाएंगे। बच्चों ये वाला स्लाइड हो गया सारा? यस सर। हाँ, तो क्या कहते हैं इंडोल 3 एसिटिक एसिड को? ऑल्सो सिंथेटिक ऑक्सिन। और ऑक्सिन क्या होता है? एक प्लांट हार्मोन होता है जो प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करता है। यस सर। जैसे हम लोगों के बॉडी में ग्रोथ हार्मोन है, प्लांट के बॉडी में ऑक्सिन होता है जो प्लांट का ग्रोथ कराता है। और ये प्लांट का जो ऑक्सिन है, इसको हम इंडोल 3 एसिटिक एसिड कहते हैं। और विटामिन B3 को कहते हैं नियासिन। और सेरोटोनिन वासोकंस्ट्रिक्टर है, और मेलाटोनिन स्लीपिंग हार्मोन है। और इन सब के लिए जिसका यूज होता है, और वो है ट्रिप्टोफैन हार्मोन। अब देखो, इन एरोमेटिक अमीनो एसिड का एग्जांपल फिनाइल अलानिन था, टायरोसिन था और ट्रिप्टोफैन था। तो अब थोड़ा सा हमें इस ट्रिप्टोफैन के बारे में सीखना है। तो अब देख लो बच्चों, ये टायरोसिन के बारे में सीखना है और लिखना है। टायरोसिन इज यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ टायरोसिन इज यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ, एक तो आप लोगों को याद रखना है मेलानिन। और मेलानिन क्या होता है? डार्क स्किन पिगमेंट। हम लोगों का स्किन का जो डार्क कलर मेंटेन होता है, तो बच्चों हम लोगों का स्किन का डार्क कलर कौन सा पिगमेंट मेंटेन करता है? मेलानिन। और ये मेलानिन इस टायरोसिन से बनता है। और मेलानिन के बाद में जो है, यू कैन राइट देयर नेक्स्ट वन, और वो है टायरोसिन या थायरोक्सिन, या लिख लेना थायराइड हार्मोन्स। और थायराइड हार्मोन्स लिख लेना सच एज T3 एंड T4। और बच्चों इस T4 को हम लोग ऑल्सो कहते हैं थायरॉक्सिन, कॉमा लिख लेना एड्रेनल हार्मोन्स। और एड्रेनल हार्मोन्स लिख लेना सच एज एपिनेफ्रिन। और इस एपिनेफ्रिन को हम लोग एड्रेनलिन भी कहते हैं, एंड नॉर एपिनेफ्रिन। और नॉर एपिनेफ्रिन को हम लोग नॉर एड्रेनलिन भी कहते हैं। तो अब याद रख लेना कि जो ये टायरोसिन है, इसका यूज होता है मेलानिन के सिंथेसिस में, थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस में T3 और T4, और एड्रेनल हार्मोन्स के सिंथेसिस में एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। और ये सब आपको आगे पढ़ना है जब मैं आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको हार्मोन पढ़ाऊंगा। तो या तो हमें ये पॉइंट हार्मोन में लिखना है, और या तो ये पॉइंट हमें अमीनो एसिड में लिखना है। कहीं जगह में आप लोगों को लिखना है, और वो याद रखना ही रखना है, इसका कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। अगर आप लोग ये चीजें याद नहीं रखेंगे तो यू पीपल आर इम्परफेक्ट। और अगर आप लोग याद रखें, दैट मीन्स आप लोग परफेक्ट होते जा रहे हैं। चलो अब बता दो मुझे, ट्रिप्टोफैन का किस किस में किस किस के सिंथेसिस के लिए यूज होता है? मुझे ट्रिप्टोफैन का किस किस के सिंथेसिस के लिए यूज होता है? मेलानिन सर। हाँ, ना ना, ट्रिप्टोफैन का, ट्रिप्टोफैन का। आप लोग मतलब घबराए हुए हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि आप लोग क्यों घबराए हुए हैं। मैं पूछ रहा हूँ ट्रिप्टोफैन, आप लोग बोल रहे हैं टायरोसिन। तो ट्रिप्टोफैन का बताया था मैंने मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, विटामिन B3, इंडोल 3 एसिटिक एसिड ऑक्सिन का। और टायरोसिन का बताया था मैंने मेलानिन, थायराइड हार्मोन, एड्रेनल हार्मोन्स। और अभी आप लोगों को बताया था मैंने कि जो हिस्टडीन है वो यूज होता है हिस्टामीन के सिंथेसिस के लिए।
और हिस्टामीन एक वैसोडाइलेटर है, और जो ये सेरोटोनिन है एक वासोकंस्ट्रिक्टर है, ये ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है, और वैसोडाइलेटर ब्लड वेसल को डायलेट करता है। अब समझ आ गया या नहीं? हाँ सर। हाँ, तो अब आप लोग नेक्स्ट वाला जो पॉइंट ये था ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइल एलानिन के बारे में। तो अब आप लोग इधर में लिख लेना नेक्स्ट अमाइनो एसिड फॉल्स अमाइनो एसिड। तो इसमें लिख लेना इट कंटेन्स अमीनो ग्रुप। और बच्चों अमीनो ग्रुप क्या होता है? जहां में NH होगा बट नॉट अमाइनो ग्रुप। और अमाइनो ग्रुप क्या देखा था आप लोगों ने? हर किसी अमाइनो एसिड में NH2 and thus considered as false amino acid। और इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, वो प्रोलीन है। अब किस अमीनो एसिड में अमाइनो ग्रुप नहीं होता है, अमीनो ग्रुप होता है? फॉल्स अमीनो एसिड। हाँ, फॉल्स। और फॉल्स अमीनो एसिड का एग्जाम्पल क्या है? प्रोलीन। प्रोलीन है। प्रोलीन। ठीक है, तो ये याद रख लेना। इसका स्ट्रक्चर आपको जरूरत नहीं है, मैं आपको थोड़ा समझा दूंगा मतलब कैसा होगा, बट आप लोगों को याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये देखो, ये यहाँ में COOH है और ये यहाँ में H है, और ये इसका यहाँ में NH2 था, और ये इसका साइड चेन था। सपोज CH2 CH2 और CH2। अब देखो बच्चों, ये साइड चेन जो है यहाँ में NH2 होना चाहिए था, है ना? और ये NH2 किसकी? ये होता प्रोलीन, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्या होगा, इसके और इसके बीच में इंट्रैक्शन होता है, बॉन्ड बनता है, और बॉन्ड बनने से ये ऐसे बनता है। अब बता दो मुझे, इस प्रोलीन में अब NH ग्रुप है या NH2 ग्रुप है? NH ग्रुप। NH है। NH ग्रुप को क्या कहते हैं, अमीनो या अमाइनो? अमीनो। अमीनो ग्रुप। तो इसीलिए इसको हम लोग फॉल्स है, और ये स्ट्रक्चर जो है ये प्रोलीन का है। अब देखो, हर किसी अमाइनो एसिड में आप लोगों ने देखा COH NH2H और ये, तो लेकिन इसमें यहाँ में NH2 नहीं, इसमें NH होता है। सो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। मैं आप लोगों को दोबारा से रिपीट करवाता हूँ, आप लोग प्लीज घर पे पढ़ा करो। अगर नहीं पढ़ोगे वो बहुत ही आप लोगों के लिए नुकसानदायक है, बहुत ही हार्मफुल है। तो मैंने आपको सबसे पहले एलिफेटिक अमाइनो एसिड बताया था, और एलिफेटिक अमाइनो एसिड में आप लोगों को मैंने पहला कहा था ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, लूसीन, आइसोल्यूसिन। फिर सेकंड कहा था अल्कोहलिक अमाइनो एसिड, सीरीन, थ्रियोनाइन। तीसरा कहा था सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, उसमें था सिस्टीन, सिस्टाइन, मिथियोनाइन। और उसके बाद मैंने आपको एसिडिक अमीनो एसिड कहा था एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। और एमाइड्स कहा था एसिडिक अमीनो एसिड का, जिसमें एस्पाराजाइन था और ग्लूटामाइन था। और आफ्टर दैट आई टोल्ड यू दैट बेसिक अमीनो एसिड, और जिसमें लाइसिन, अर्जिनिन, हिस्टीन था। और देन एरोमेटिक अमीनो एसिड, और जिसमें टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फिनाइलएलानिन था। एंड लास्ट वाला फॉल्स अमीनो एसिड है, दिस इज व्हाट, द प्रोलीन। तो मेहनत कर लो, देखो आराम से ये सब कुछ हो जाएगा। अगर आप पहले ही डर जाएंगे मेहनत करने से, तो ये हर जगह हमेशा टफ बनेगा। आप लोग मेरे से यंग है, और मतलब बच्चे हैं अभी, और इस एज में आप लोगों का बड़ा याददाश्त वाला मेमोराइज पावर बहुत अच्छा होता है, और सीखने का कैपेसिटी अच्छा होता है। मुझ में आप लोगों से उम्र बहुत ज्यादा है, तो मेरा लर्निंग कैपेसिटी बहुत कम होगा, मेरा मेमोराइज पावर बहुत कम होगा। तो आप लोगों को अपने आप पे विश्वास रखना है कि सर से ज्यादा लर्निंग कैपेसिटी हम में है, और सर से ज्यादा मेमोराइज पावर हम में है, मेमोरी अच्छा है। तो अगर सर याद कर पा रहे हैं, जो हमारे इतने हमसे बड़े हैं, और उन्होंने सब कुछ मतलब आराम से उन्होंने समझा है और याद, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? और अगर आप पहले ही डर जाएंगे, नहीं हमसे नहीं हो सकता ये, तो दैट मीन्स आप लोग कभी भी सीखेंगे नहीं। तो सीखना है, और आराम से सब कुछ पॉसिबल होगा। आज आप लोगों ने 2 सब्जेक्ट पढ़ा है, आज ही 2 सब्जेक्ट का आप लोगों को ये करना है,
और आज आप लोगों को 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट में कभी भी घुसना नहीं है। तो जो कल 2 सब्जेक्ट होगा उनका कल ही करना है रिवाइज, आज का आज और कल का कल। और ना कल को आज में इन्वॉल्व कर लो और ना आने वाले कल को आज में इन्वॉल्व कर लो, खाली आज में जीना सीखो, देखो कितना लाइफ अच्छा होगा। तो ऐसे हम लोग का धीरे 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 एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, आप लोगों को कुछ पता ही नहीं होगा, तो वो भी बड़ा अच्छा नहीं है आप लोगों के लिए। तो अब देखो बच्चों, ये क्लासिफिकेशन था अमीनो एसिड का ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। तो अब हमें क्लासिफिकेशन देखना है सेकंड वाला, और वो सेकंड वाला क्लासिफिकेशन लिख लेना ऑन द बेसिस ऑफ, या चलो ठीक है मैं आपको 2 बताया हूँ, तीसरा जरूरत नहीं है आप लोगों के लिए। तो पोलैरिटी नॉन पोलैरिटी होता है, फिलहाल वो जरूरत नहीं है। तो अब ये स्ट्रक्चर पहले मैंने आप लोगों को एसेंशियल अमीनो एसिड बताएगा। जरा कोई बच्चा मुझे बता सकता है कौन कौन सा अमीनो एसिड एसेंशियल था और कौन सा अमीनो एसिड नॉन एसेंशियल था? कोई बच्चे में कॉन्फिडेंस है अभी जो मुझे एसेंशियल का लिस्ट बताएगा और नॉन एसेंशियल का लिस्ट बताएगा? Arginine, valine are essential. वेरी गुड। आर्जिनाइन, वेलिन, फिर क्या था? हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मिथिनिन, फेनिलएलैनिन, है ना? और उसके बाद क्या था? थ्रियोनाइन, देन क्या था? ट्रिप्टोफैन, दे आर एसेंशियल। और नॉन एसेंशियल क्या था? ग्लाइसिन, एलानिन, सेरीन, सिस्टीन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पाराजाइन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, टायरोसिन, प्रोलीन। जरा कौन कौन सा अमीनो एसिड सेमी एसेंशियल था? Arginine or histamine. arginine and histidine, and they are the semi-essential amino acids. तो आज और मेहनत करना और याद रखने का कोशिश कर लेना। तो देखो अब हम लोग नेक्स्ट जाएंगे इन अमीनो एसिड में आइसोमेरिज्म कैसा होता है। तो लिखोगे आइसोमेरिज्म इन अमीनो एसिड्स। अगर आप लोग याद रखेंगे और आंसर दे पाएंगे तो आप मेरे लिए एक एनर्जी बूस्टर बनेंगे, और आप कहेंगे मुझे सर हम आपको एनर्जी देंगे और आप हमें ज्यादा बताओ दिन भर जितना। अगर आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो आप लोग मेरा एनर्जी ड्रेन करेंगे और आप कहेंगे सर आप हमें सिखाना चाहते हैं लेकिन हम आपको सिखाने नहीं देते हैं। हम कहते हैं कि नहीं हमें नहीं सीखना है, हमें मत सिखाओ, धीरे धीरे हमें कम बताओ, हमें ज्यादा नहीं चाहिए। आप समझ गए ना? ये आप लोगों पे डिपेंड है। अगर मुझे लगा कि आप नहीं सुधर रहे हैं, आप नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ये कंटेंट धीरे धीरे मैं लाऊंगा, इस लायक नहीं है आप, और आप लोगों को कम बताना है तो उसी लायक है आप लोग। तो इसीलिए वो सिचुएशन मत लाओ, और पढ़ो और याद कर लो और इंटरेक्ट कर लो, और ताकि मेरा एनर्जी को जो है आप लोग बूस्ट करेंगे और कहेंगे सर हमें ज्यादा और अच्छे सिखाओ आप। तो अब देखो बच्चों, यहाँ में आइसोमेरिज्म इन अमीनो एसिड में से पहला वाला आइसोमेरिज्म लिख लेना आप, DNL आइसोमेरिज्म। और DNL आइसोमेरिज्म जो है इसमें लिख लेना आप यहाँ पे जो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड जो है वो मैंने आप लोगों को बताया था ग्लाइसिन होता है। तो बच्चों सिंपल का हमेशा हम रेफरेंस लेते हैं। ग्लाइसिन में यहाँ में COH होगा, और ग्लाइसिन में यहाँ में NH2 होगा, और ग्लाइसिन में यहाँ में H होगा, और बच्चों यहाँ में H होगा। अगर ये ग्लाइसिन में ये NH2 इस साइड हो जाएगा और ये H इस साइड हो जाएगा और ये H इस साइड होगा, तो बच्चों इस वाले ग्लाइसिन को हम लोग कहते हैं डी ग्लाइसिन, और इस वाले ग्लाइसिन को हम लोग कहेंगे एल ग्लाइसिन। और कब कहाँ में डिफरेंस है? इधर में। अगर ये NH2 इधर में राइट साइड होगा तो कहेंगे डी ग्लाइसिन, और अगर ये NH2 इधर में लेफ्ट साइड होगा तो कहेंगे एल ग्लाइसिन। तो बच्चों जो भी कार्बन एटम हम लोगों का अगर सपोज इस फंक्शनल कार्बन एटम के बाद में होता है, एंड दिस इज ऑलवेज गिवन द नंबर 1 एंड दिस इज ऑलवेज गिवन द नंबर 2, और अगर ये नंबर 2 वाले को हम ऑल्सो कहते हैं अल्फा, तो इस नंबर 2 को हम ऑल्सो कहते हैं अल्फा। तो अब देखो यहाँ पे लिख लेना द कार्बन एटम नेक्स्ट टू फंक्शनल कार्बन एटम the carbon atom
नेक्स्ट टू फंक्शनल कार्बन एटम। बच्चों फंक्शनल कार्बन एटम कौन सा है यहाँ में? COH, या कोई और भी हो सकता है, CHO हो सकता है। तो उसको हम लोग कहते हैं द अल्फा कार्बन एटम। नेक्स्ट टू फंक्शनल कार्बन एटम इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन एटम। जैसे मैं आप लोगों को ऐसे समझा दूं, अगर सपोज ये मानेंगे हम COH है, तो बच्चों COH के अगर साथ ये कार्बन होगा, फिर दूसरा कार्बन होगा, फिर तीसरा कार्बन होगा, तो ये जो पहला वाला कार्बन है इसको हम लोग अल्फा कार्बन एटम कहते हैं, और जो ये तीसरा होता है इसको हम बीटा कहते हैं, और ये जो तीसरा होता है ये गामा होता है। फिर इसी तरह से डेल्टा एप्सिलॉन है, और ये हमेशा 1 दिया जाता है, और इसको 2 दिया जाता है नंबर, इसको 3 दिया जाता है, इसको 4 दिया जाता है। तो जो ये कार्बन एटम है फंक्शनल कार्बन एटम के बाद में, उसको इसीलिए ये फंक्शनल है और ये वाला अल्फा कार्बन एटम होगा। अब मैं आप लोगों को क्यों सिखा रहा हूँ, अब देखो रीजन क्या है। आर यू डन विद दिस? ये हो गया आप लोगों का? हाँ सर, हो गया सर। हाँ, अब देखो यहाँ पे लिख लेना द, या ऐसे लिखो इन ह्यूमंस ओनली L alpha amino acids are present. Only L alpha amino acids are present. देखो the amino acids in which both NH2 and COH are attached to alpha carbon atom are called as alpha amino acids. In humans, only L alpha amino acids are present, because the amino acid in which both NH2 and COH are attached to alpha carbon atom are called as alpha amino acid. बच्चों जरा ये बता दो मुझे, ये वाला कौन सा कार्बन एटम है इधर? ये वाला, दिस वन, ये वाला कार्बन एटम कौन सा है इधर? ये वाला अल्फा कार्बन एटम है ना। अब देखो इसी अल्फा कार्बन एटम के साथ क्या अटैच है? COH, और इसी अल्फा कार्बन एटम के साथ क्या अटैच है? NH2। तो जहां में अल्फा कार्बन एटम के साथ ही NH2 अटैच होगा, तो क्या कहते हैं उन अमीनो एसिड को? अल्फा अमीनो एसिड्स। और हमारे बॉडी में अमीनो एसिड में NH2 लेफ्ट साइड होता है, राइट साइड में नहीं होगा। तो जो ये लेफ्ट साइड वाला होगा इसको L ग्लाइसिन कहते हैं, और ये वाला D ग्लाइसिन है। तो हमारे बॉडी में अल्फा होगा, हमारी बॉडी में बीटा के साथ NH2 नहीं होगा, हमारे बॉडी में बीटा के साथ NH2 अटैच नहीं होगा, हमारे बॉडी में हमेशा NH2 अटैच होगा अल्फा कार्बन एटम के साथ। तो उन अमीनो एसिड को कहते हैं अल्फा अमीनो एसिड, और जब NH2 लेफ्ट साइड होगा तो उसको कहते हैं बीटा L अमीनो एसिड, जैसे मैंने L ग्लाइसिन बताया। तो यहाँ पे लिख लेना नेचर कंटेन्स बोथ D and L amino acids. Nature contains both D and L alpha amino acids. लेकिन बच्चों ह्यूमन में कौन सा होता है, L वाला या D वाला? L वाला. L वाला, but humans have only L form of amino acid. एक सुहाना थी लड़की, वो पहले बोलती थी, और इसके साथ एक और लड़की रहती थी, ऐसे ही नाम आता मुझे याद नहीं है अभी,
और वो भी आंसर वगैरह देती थी, और वो भी कई दिन से वो भी नहीं बोल रही है। नेचर कंटेन्स बोथ डी एंड एल अमाइनो एसिड बट ह्यूमंस हैव। अब देखो मैं आप लोगों से पूछूंगा क्वेश्चन, अब मैं देखूंगा आप अपना दिमाग यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट नॉलेज आप लोगों के पास है, बस अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड will be present. Sir, why only L amino acid is present in human body? Very good, बिकॉज हमारे बॉडी में अमाइनो एसिड का जो एंजाइम होता है ना, एपिमरेस एंजाइम होता है जो एपिमर को कन्वर्ट करता है, तो वो खाली एल वाला बनाता है, और हमारे बॉडी में वो एंजाइम नहीं है जो किसको बना सके, डी वाले को। तो जो भी एंजाइम है वो किसको बनाता है, खाली एल वाले को, तो इसीलिए हमारी बॉडी में एल वाला होता है, डी वाला नहीं होता है। ज्यादा फॉलोइंग अमाइनो एसिड विल बी प्रेजेंट in the body of humans. और इसमें आप लोग लिख लेना ए, यहाँ पे मैं बता दूंगा आप लोगों को डी अल्फा टायरोसिन। बच्चों इधर मैं लिखूंगा एल बीटा ग्लाइसिन, और इधर में मैं लिखूंगा एल अल्फा एलानाइन, और इसमें मैं यहाँ पे लिखूंगा और। तो क्या होगा आंसर? सर बी 2 बार लिख लिया। बी कहाँ 2 बार? अच्छा बी, यहाँ पे सी लिख लो। L alpha alanine. वेरी गुड, एल अल्फा एलानाइन होगा। जरा क्यों आपने बोला एल अल्फा एलानाइन होगा? क्यों आपने बोला ऐसे? अल्फा एलानाइन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है सर। वेरी गुड, अल्फा वाला भी होता है और एल वाला भी होता है, डी वाला नहीं होता है इसीलिए ये कैंसर, बीटा वाला नहीं होता है इसीलिए ये कैंसर, लेकिन इसमें अल्फा भी है एल भी है, तो इसीलिए ये वाला हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो जितने भी अमाइनो एसिड होंगे वो अल्फा वाले होंगे, वो एल वाले होंगे, ना कभी डी होगा, ना कभी बीटा होगा, ना कभी गामा होगा, ना कभी एप्सिलॉन होगा या कुछ होगा, हमेशा एल अल्फा वाले होंगे, जैसे एल अल्फा एलानीन है। आप समझ गए ये? यस और सर। आइसोमेरिज्म हमें इसीलिए पढ़ना था क्योंकि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो ये वाला क्वेश्चन, और इसलिए मुझे ये आइसोमेरिज्म बताना पड़ा, अदरवाइज नीड नहीं था। तो अब आप लोग, ये पहला वाला आइसोमेरिज्म था डी एंड एल आइसोमेरिज्म, और अब आप लोग सेकेंड वाला आइसोमेरिज्म लिख लेना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट में भी सिखाया था। और इसमें आप लोग लिख लेना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक्सेप्ट ग्लाइसिन all other amino acids show optical isomerism. Except glycine, all other amino acids show optical isomerism. अब देखना है बच्चों ये ग्लाइसिन क्यों नहीं शो करता है, जरा कोई बच्चा मुझे बताएगा ग्लाइसिन क्यों नहीं शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? हाँ बच्चों, क्या कहा था मैंने ग्लाइसिन में एब्सेंट होता है जो बाकी अमाइनो एसिड में प्रेजेंट था? डीऑक्सी हाँ, glycine does not show optical isomerism as it has। क्या नेसेसरी होना चाहिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए? कौन सा कार्बन एटम बताया था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए जरूरी होता है? कायरल कार्बन एटम।
तो बच्चों इस ग्लाइसिन में कायरल कार्बन एटम नहीं था, इसीलिए ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। और बाकी सब अमीनो एसिड में कायरल, जैसे यहाँ है देखो ग्लाइसिन NH2 COH H और 2 H सेम है, तो इसीलिए ये वाला कार्बन को कायरल नहीं कह सकते। अब देखो इधर में ये वाला डिफरेंट ग्रुप डिफरेंट ग्रुप डिफरेंट ग्रुप डिफरेंट ग्रुप डिफरेंट 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 ग्रुप, तो इसीलिए ये कायरल है कायरल है। तो लेकिन अगर आप इस ग्लाइसिन में आएंगे कायरल है ही नहीं, क्योंकि दो सेम ग्रुप है, तो इसीलिए ग्लाइसिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, बिकॉज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कायरल कार्बन एटम को जरूरत होता है। जरा कौन सा कार्बोहाइड्रेट बताया था मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, किसी बच्चे को याद है? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, और बाकी सारे कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड शो करते हैं बिकॉज ऑफ कायरल कार्बन एटम ने था, लेकिन डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन में कायरल कार्बन एटम नहीं था। तो बच्चों ये था रिगार्डिंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, और जहां में आप लोगों को ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ग्लाइसिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द अमीनो एसिड्स। तो अब हमें नेक्स्ट सीखना है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो हेडिंग कर लो आप वहां में स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स। तो इसमें आप लोग लिखे ना प्रोटीन्स show 4 levels of structures, that is, तो पहला आपको याद रखना है प्राइमरी स्ट्रक्चर, बच्चों सेकेंड आप लोगों को याद रखना है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और तीसरा यह है राइट टर्शियरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे लिख लेना क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्लियर? यस सर। तो 4 तरह का स्ट्रक्चर होगा। तो अब हमें कुछ एनसीईआरटी से पॉइंट याद रखना है, और जो आप लोगों को मे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए, तो यहाँ पे आपको पहला पॉइंट लिखना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट provides formula of a compound. For example, NaCl is what? NaCl को क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड, या हम लोग कहेंगे ये कॉमन सॉल्ट है ना। तो इस कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला जो दिया है वो कौन देते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट। तो यहाँ पे नेक्स्ट लिख लेना ऑर्गेनिक केमिस्ट provides 2-dimensional structure. Two-dimensional structure of a compound. Or then physicist explains structures at 3-dimensional level. तो बच्चों देन आप लोगों को लिखना है बायोलॉजिस्ट explains structures
at 4-dimensional level. Thus, as per biologists, proteins have 4 levels of structures. Four levels of structures such as, बच्चों क्या क्या बताया था मैंने वो 4 लेवल ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटीन का? पहला क्या था? प्राइमरी, और दूसरा क्या है? सेकेंडरी, तीसरा क्या है? टर्शियरी, और चौथा क्या है? क्वाटरनरी। quaternary. तो अब ये चीज आप लोगों को एनसीईआरटी से याद रखना है, और जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। ये चीजें बच्चा इग्नोर करता है एनसीईआरटी से, उसको ये चीजें अच्छी नहीं लगती है और वो छोड़ देता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो बच्चा छोड़ता है टीचर को पता होता है और उसी से वो क्वेश्चन पूछता है। अब किन के हिसाब से अब प्रोटीन के 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट, फिजिसिस्ट या बायोलॉजिस्ट के हिसाब से? बच्चों किसके अकॉर्डिंगली प्रोटीन्स का 4 लेवल स्ट्रक्चर है? Biology. बायोलॉजिस्ट के। और वो 4 लेवल स्ट्रक्चर जो हैं वो प्राइमरी हैं, सेकेंडरी हैं, टर्शियरी हैं और क्वाटरनरी हैं। तो अब इसमें से हम लोग पहला वाला स्ट्रक्चर देख लेंगे। आर यू डन विद दिस? Yes, sir. तो इसमें आप लोग पहला वाला स्ट्रक्चर स्टार्ट कर लेना, और वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर। आप लोग प्लीज पढ़ लो, मेरा रिक्वेस्ट और है आप लोगों से, क्योंकि मैं आप लोगों का अच्छा चाहता हूं कि आप जिंदगी में आगे बढ़े, तरक्की करें और डॉक्टर बन जाएं, और आप मुझे हेल्प कर लो। आपके हेल्प से मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। अगर आपका हेल्प नहीं होगा तो मैं कभी भी नहीं बढ़ पाऊंगा आगे। तो आप लोगों का हेल्प होगा तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तो बच्चों अब इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर में लिख लेना, इट इज लीनियर और 1-डायमेंशनल स्ट्रक्चर। One-dimensional structure of proteins. It is linear one-dimensional। मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, बड़ा इजी है ये, कोई टफ नहीं है। देख लो आप इधर, देखो बच्चों, मेरे हाथ में ना ये वायर है, ये वाला। तो अब आप लोग मानो कि अभी आप बच्चे ही हैं, इससे छोटे थे आप, तो अब आप लोगों को सपोज 2 थे और एक आप लोगों का, या सपोज कोई सिबलिंग है था, या मे भी कोई कजिन वगैरह या कोई नेबर का था, जो बच्चा आप लोग इकट्ठे पढ़ाई करते हैं। तो आप लोगों ने माँ बाप ने एक रूम में डाला था तो पढ़ने के लिए, तो वहां पे आपको ऐसे तार का एक टुकड़ा मिला, और उसको भी मिला जो आपके साथ है, और आपको भी मिला। मानो कि एक बंदे को ये वाला मिला ब्लैक कलर का, और एक को मिला ये व्हाइट वाला। तो अब आप लोग आप इसको खेलने लगे, वो भी खेल रहा, आप भी खेल रहे, स्ट्रेट कर रहे। तो बच्चों ये जो स्ट्रेट स्ट्रक्चर होगा ना प्रोटीन का, लीनियर 1-डायमेंशनल, इसको कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं इसे? प्राइमरी स्ट्रक्चर। Primary structure. ये लीनियर। तो अब आप लोगों को वहां में पेंसिल मिला, और पेंसिल से आप लोग क्या कर रहे हैं, इस तार को आप ऐसे कॉइल कर रहे हैं पेंसिल के ऊपर। तो अब आप लोग खेलते रह रहे हैं ऐसे। तो अब जाके जो ये वाला जो होगा ना, ये कॉइल वाला स्ट्रक्चर जो इसका बना, तो ये कॉइल वाला स्ट्रक्चर जो है ये इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और जो मतलब कॉइलिंग से हुआ, ट्विस्टिंग से हुआ। तो अब इसके 2 डायमेंशन आ गए, एक्स एक्सिस भी आ गया, वाई एक्सिस भी आ गया, लेकिन पहले क्या था, एक ही एक्सिस था। तो अब ये जब कॉइल बना तो अब जाके बना ये 2-डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो इसको कहते हैं 2-डायमेंशनल वाले को कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब देखो, आप भी खेल रहे थे और दूसरे ने भी ऐसे कॉइल किया था, और आपने भी कॉइल किया था। तो अब आपको लगा कि शायद मम्मी
डैडी चेक करने के लिए आ रहे हैं क्या हम पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो अब जो उसने वो कॉइल वाला स्ट्रक्चर जो पेंसिल के बाद बनाया था, एकदम ने आप लोगों ने डर से अपने पेंसिल से निकाला, अपने हाथ में मरोड़ा, और दूसरे वाले ने भी किया, पेंसिल से निकाला, अपने हाथ में मरोड़ा, कहा कि नहीं छुपा देंगे। जरा देख लो बच्चों, हाथ में मरोड़ने से क्या होगा, इसका 3 डायमेंशन आएंगे। तो कोई एक्स एक्सिस में चला जाएगा, कोई जेड एक्सिस में चला जाएगा, कोई वाई एक्सिस में चला जाएगा। तो ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, और इसको अब हम लोग कहेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? Tertiary structure. Tertiary. अब इसमें से उनको लगा कि भाई अब माँ बाप जो है दरवाजा खोलने वाले हैं और हम लोग की पिटाई होगी। तो एकदम से एक सिबलिंग ने दूसरे का हाथ से खींचा और अपने हाथ में ले लिया और दोनों को मिला दिया। अब देखो मेरे हाथ में अब ये वाला भी है व्हाइट वाला, और मेरे हाथ में अब ब्लैक वाला भी, और एकदम से मिलाया दोनों को। तो जब प्रोटीन का एक से ज्यादा सब यूनिट होगा तो उसको कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब देखो इसमें एक सब यूनिट व्हाइट वाला है और एक सब यूनिट जो है ब्लैक वाला है। तो जब भी प्रोटीन में एक से ज्यादा सब यूनिट होता है, 2, 3, 4, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो अब हाथ में लिया दोनों को और फेंक दिया, और दरवाजा खुला तो वहां भी पढ़ाई कर रहे थे। तो ये था प्रोटीन का 4 तरह का स्ट्रक्चर। 1 डायमेंशनल हो गया प्राइमरी, 2 डायमेंशनल हो गया सेकेंडरी, 3 डायमेंशनल हो गया टर्शियरी, और 4 डायमेंशनल मतलब जब एक प्रोटीन के एक से ज्यादा सब यूनिट हो गए उसको कहते हैं क्वाटरनरी। तो अब हमें नेक्स्ट देखना है कि इस लीनियर स्ट्रक्चर में कौन कौन से पॉइंट्स होंगे। तो इसमें आप लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, इन दिस स्ट्रक्चर, in this structure the amino acids are, सर एक से ज्यादा क्या होगा सर? एक से ज्यादा सब यूनिट जब होगा तो क्वाटरनरी वाला होगा, ये वाला। और अगर 3 डायमेंशनल होगा टर्शियरी, अगर 2 डायमेंशनल होगा सेकेंडरी, अगर 1 डायमेंशनल होगा तो क्या होगा, प्राइमरी होगा। देखो इन दिस स्ट्रक्चर द अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड विद ईच अदर, linked with each other by peptide bonds. तो इसमें लिख लेना पेप्टाइड बॉन्ड्स आर peptide bonds are covalent and amide bonds that are formed by the process of dehydration. और जैसे मैं आपको कार्बोहाइड्रेट में बताया था डिहाइड्रेशन से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, तो बच्चों वैसे ही यहाँ में भी डिहाइड्रेशन से ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। कोवलेंट बॉन्ड है ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की तरह, और एक एमाइड बॉन्ड है। तो ये कुछ इस तरह का होता है। अगर सपोज यहाँ में C डबल बॉन्ड O होगा और इसके साथ NH होगा इधर, और बच्चों ये बॉन्ड जो है इसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और जो ये लिंकेज होता है इन दोनों का, इसका और इसका, तो बच्चों इस लिंकेज को पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। तो जहां में भी CONH होगा एंड दैट इज एमाइड बॉन्ड, और इस एमाइड बॉन्ड को हम लोग यहाँ में पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। आर यू डन विद दिस? तो इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं आप पेप्टाइड बॉन्ड इज peptide bond is trans in configuration as the CO and NH are
और opposite to each other। देखो बच्चों, यहाँ में जो ये O है एक साइड होता है और ये H ऑपोजिट साइड होगा, तो उस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और अगर ये दोनों सेम साइड होता है उसको कहते हैं सिस, और लेकिन ये ऑपोजिट होता है तो इसीलिए कहेंगे ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। डन। सर अगर सेम साइड में होगा तो क्या होगा? हाँ, अगर ये एक ही साइड में होगा उसको कहते हैं सिस कॉन्फ़िगरेशन। ये आप लोग सब केमिस्ट्री में सीखेंगे, शायद आप लोगों ने नहीं सीखा होगा तो, बट एवरीथिंग यू विल लर्न इन द केमिस्ट्री, सिस ट्रांस वगैरह। हो गया ये? यस सर। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। तो लिखो इसमें, पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड when COOH of one amino acid reacts with NH2 of another amino acid। Peptide bond is formed when COOH of one amino acid reacts with NH2 of another amino acid। अब बच्चों सीख लो यहाँ पे कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, तो बस थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब देखो आप लोगों को कितना नीड फील होगा यहाँ में कि जो मैंने प्रीवियस में पढ़ाया। जो बच्चा प्रीवियस में रिवाइज किया, याद रखा, वो एंजॉय करेगा, और जो बच्चा प्रीवियस याद ही नहीं रखा, पढ़ा ही नहीं, वो उसको क्या लगेगा यार ये क्या मुसीबत है। तो देखो खुद ही पता चल जाएगा आप लोगों को क्यों प्रीवियस चीज का नीड है। तो अभी आप लोगों को मैं यहाँ में एक अमाइनो एसिड बनाऊंगा, और ये अमाइनो एसिड मैं कुछ इस तरह से लूंगा कि ये सपोज C डबल बॉन्ड O है और OH है, और बच्चों ये सेंट्रल कार्बन है, इसमें मैं यहाँ में CH3 रख लूंगा, और यहाँ में ये मैं NH2 रख लूंगा, और यहाँ में मैं H रख लूंगा। जरा कोई मुझे बताएगा ये कौन सा अमाइनो एसिड है? Can anyone will tell me which amino acid is this? हाँ, अच्छा चलो ये बता दो, ये वाला अमाइनो एसिड कौन सा अमाइनो एसिड होगा? अमाइनो एसिड देखने के लिए, परखने के लिए आपको कौन सा ग्रुप देखना है? क्या COH ग्रुप देखना है, NH2 ग्रुप देखना है, या R ग्रुप देखना है? बच्चों अमाइनो एसिड को परखने के लिए कौन सा ग्रुप आपको देखना पड़ेगा? आर ग्रुप। R ग्रुप। तो R ग्रुप क्या सेम होता है अमाइनो एसिड में, या R ग्रुप डिफरेंट होता है? डिफरेंट होता है ना। अब बता दो मुझे, ये पहला वाला अमीनो एसिड जो है कौन सा है, दूसरा वाला कौन सा है, और तीसरा वाला कौन सा है? मैं इस COH को COH ऐसे भी लिख सकता हूँ, या ऐसे लिख सकता हूँ CO डबल बॉन्ड OH। मैं इस NH2 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, या मैं लिखूंगा NHH। अब देखो इधर, ये यहाँ मैं प्लस साइन करूंगा, ये मैं यहाँ प्लस साइन करूंगा, और इस अमाइनो एसिड में CH3 है, तो बताया था जहां जब CH3 होगा R ग्रुप तो एलानाइन होगा, और इसमें CH2OH है, बताया था जब ये होगा तो सीराइन होगा, और इसमें HAR तो ये होगा ग्लाइसिन, और बाकी COH है, CH3 है, NH2 है, H है, थोड़ा यहाँ डिफरेंटली लिखा मैंने। तो बच्चों अब देखो इधर में ये COH इस अमाइनो एसिड का रिएक्ट करेगा विद NH2 ऑफ दिस अमाइनो एसिड, और यहाँ में ये COOH इस अमाइनो एसिड का रिएक्ट करेगा विद दिस, और जब ये रिएक्ट करेंगे दोनों तो यहाँ में पानी बाहर आएगा, और
खुद देख लो आप, 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएगा। बच्चों पानी बाहर आने को हाइड्रेशन कहेंगे या डिहाइड्रेशन कहेंगे? हाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, है ना। पानी अगर अंदर आता है तो हाइड्रेशन, पानी अगर निकलता है तो डिहाइड्रेशन। तो अब जब ये डिहाइड्रेशन होगा तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ में मैं NH2 लिखूंगा और ये यहाँ में वही CH3 ही रहेगा और यहाँ में H रहेगा और अब यहाँ में C डबल बॉन्ड O रहेगा और इस तरफ से रहेगा NH और फिर ये NH कनेक्टेड होगा CH2OH के साथ। और बच्चों यहाँ में R आप नहीं लिखना, यहाँ में H ही लिख लेना। यहाँ R नहीं लिखना क्योंकि R हमने ऊपर लिखा हुआ है CH2OH, और यहाँ में H लिख लेना और यहाँ में C डबल बॉन्ड O ही आएगा और यहाँ से भी NH ही आएगा और यहाँ में H होगा और यहाँ में H होगा और यहाँ में COH होगा। अब देखो बच्चों यहाँ में ये बॉन्ड बनेगा और यहाँ में ये बॉन्ड बनेगा। और जो ये बॉन्ड बना इसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। अब बता दो ये वाला बॉन्ड भी कौन सा है? पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। कितने अमाइनो एसिड हैं इसमें? 3। तो इसका नाम देंगे हम ट्राइपेप्टाइड। और बच्चों जो ये टर्मिनल होता है इधर से और इस टर्मिनल को कहते हैं एन टर्मिनल या अमाइनो टर्मिनल। और जो ये टर्मिनल है इसको हम लोग कहते हैं कार्बोक्सी टर्मिनल या कहेंगे सी टर्मिनल। Now remember this. And this is called. क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा इस ट्राइपेप्टाइड में कितने अमाइनो एसिड हैं? हाँ 3 3 अमाइनो 3 एसिड। और कितने पेप्टाइड बॉन्ड है? 3 सर। कितने पेप्टाइड बॉन्ड है? 2 2 पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसका मतलब ट्राइपेप्टाइड, इसका ये मतलब नहीं है कि 3 पेप्टाइड बॉन्ड। ट्राइपेप्टाइड का मतलब है, ट्राई मतलब अमाइनो एसिड 3 है और वो तीनों पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्ट है, तो 2 पेप्टाइड बॉन्ड हो गए। क्लियर? अब देखो इधर बताया था COONH बॉन्ड इज पेप्टाइड बॉन्ड। देखो यहाँ CONH पेप्टाइड बॉन्ड है और ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है। CO ऊपर, NH जो है वो नीचे रहेगा। Are you done with this? नो सर। Yes, sir. आप लोग को तो समझ आता है ना? पहले ये चीज बता दो, समझ आता है या नहीं? आता है सर। हाँ, तो जब समझ आता है उसके बाद नेक्स्ट है खुद मेहनत करो, तो फिर देखो कितना इम्प्रूवमेंट अच्छा होगा। एक तो होता है समझ ही नहीं आना और दूसरा होता है समझ आता है लेकिन फिर हम खुद मेहनत नहीं करते। तो खुद मेहनत करने से बड़ा अच्छा होगा आप लोगों का। अब याद रख लेना आप, अगर मैं मानूंगा ये प्रोटीन है
और फिलहाल इसको हम प्रोटीन नहीं कह सकते क्योंकि 3 ही अमाइनो एसिड हैं। तो इन प्रोटीन में याद रखना हमेशा एन टर्मिनल होता है लेफ्ट साइड, और बच्चों हमेशा ये वाला जो है मैं मान लूंगा लेफ्ट साइड है और ये मानूंगा मैं राइट साइड है। तो अब एनसीईआरटी में लिखा है इन प्रोटीन्स अमाइनो टर्मिनल इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड एंड a C terminal is present on the right side. तो अब लिख लो इस पॉइंट को, in proteins amino terminal is present on left side and carboxy terminal is present on right side. तो बच्चों ये इम्पोर्टेंट है और ये एनसीईआरटी में। और अगर आप लोगों का पॉलीसैकेराइड याद होगा, पॉलीसैकेराइड में बताया था मैंने नॉन रिड्यूसिंग एंड इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड एंड रिड्यूसिंग इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड, और वो एनसीईआरटी में लिखा है कार्बोहाइड्रेट के लिए। लेकिन प्रोटीन के लिए लिखा है कि अमाइनो टर्मिनल इसमें और राइट में जो होगा वो कार्बोक्सी टर्मिनल होगा। और फिर एक एनसीईआरटी में एक और पॉइंट है वो भी लिख लेना, द फर्स्ट अमीनो एसिड in a protein is a minor terminal amino acid. And last amino acid is carboxy terminal amino acid. तो बच्चों ये पॉइंट भी याद रख लेना, दिस इज ऑल्सो इन एनसीईआरटी। क्लियर? अब ये वाला देखो, इधर ये वाला अमाइनो एसिड जो है इधर फर्स्ट है ये वाला, और ये वाला अमाइनो एसिड जो है इधर लास्ट है। तो इस फर्स्ट वाले अमाइनो एसिड को हम लोग कहते हैं अमाइनो टर्मिनल अमाइनो एसिड, और इस लास्ट वाले अमाइनो एसिड को कहते हैं कार्बोक्सी टर्मिनल अमाइनो एसिड। तो जो होता है एन टर्मिनल की वजह से और जो होता है सी टर्मिनल की तरफ से। क्या ये दोनों पॉइंट क्लियर है? चलो अब आप लोग ना इसमें लिख लेना नेम ऑफ अमाइनो एसिड चेन, और इधर में लिख लेना नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट। और बच्चों इसमें अगर हम लोग नाम देंगे यहाँ में पेप्टाइड, और बच्चों पेप्टाइड में होना चाहिए 2 to 11 अमाइनो एसिड्स। और अगर हम नाम देंगे ओलिगोपेप्टाइड तो इसमें होता है 12 से लेके 19 अमाइनो एसिड्स। और अगर हम नाम देंगे पॉलीपेप्टाइड तो इसमें होना चाहिए 20 से लेके 50 अमाइनो एसिड। और अगर हम नाम देंगे प्रोटीन तो उसमें होना चाहिए ग्रेटर देन 50 अमाइनो एसिड्स। क्लियर? क्या अब हर किसी अमाइनो एसिड के चेन को हम लोग प्रोटीन कहेंगे? बच्चों क्या हर किसी अमाइनो एसिड के चेन को प्रोटीन कहेंगे?
अरे क्या हर किसी अमाइनो एसिड चेन को प्रोटीन कहेंगे आप? हाँ या ना? अब आपको याद रखना है, जब ग्रेटर देन 50 अमाइनो एसिड होंगे तभी उसका नाम होगा प्रोटीन, और अगर 50 से कम होगा उसको हम प्रोटीन नहीं कहेंगे। अगर 20 से 50 अमाइनो एसिड होगा पॉलीपेप्टाइड, अगर 12 से 19 होगा ओलिगोपेप्टाइड, और अगर 2 से 11 होगा पेप्टाइड। तो इसीलिए हर किसी अमाइनो एसिड चेन को हम प्रोटीन नहीं कह सकते हैं। अब बता दो मुझे, ये जो यहाँ पे है, क्या ये पेप्टाइड है, या ये पॉलीपेप्टाइड है, या ये ओलिगोपेप्टाइड है, या ये प्रोटीन है? जो ये स्ट्रक्चर बता दो मुझे, क्या है इधर? शाहिदा आप मुझे बता दो, क्या है ये यहाँ पे? क्या प्रोटीन है ये, ओलिगोपेप्टाइड है, या पेप्टाइड है, या पॉलीपेप्टाइड है? पेप्टाइड है सर। पेप्टाइड है। तो अब बताओ इस पेप्टाइड का नाम क्या है? ट्राइपेप्टाइड। और अरे इसमें सर 3 अमीनो एसिड्स है। ठीक, तो अब इसमें आप लोग नेक्स्ट पॉइंट जो है लिख लेना, एस्पार्टिम aspartame is a dipeptide. Aspartame is a dipeptide that contains aspartic acid and phenylalanine. तो जब 2 अमीनो एसिड का बना होगा तो कहेंगे डाइपेप्टाइड, और उस डाइपेप्टाइड में आप याद रखना है एक एग्जांपल, और वो होता है एस्पार्टेम। और किस किस का बना है ये? एस्पार्टिक एसिड का, और बना है फिनाइलएलानाइन का। क्लियर? आर यू डन विद दिस? यस सर। हाँ, तो अब बच्चों जो हम लोगों का ये एस्पार्टेम है, इसका सिग्निफिकेंस थोड़ा आप लोगों को याद रखना है, और आप लोगों को याद रखना है एस्पार्टेम। सर एस्पार्टिम क्या है? हाँ, ये लिखो आप, एस्पार्टेम इज अ आर्टिफिशियल स्वीटनर, या एस्पार्टेम इज यूज्ड एज artificial sweetener due to its sweet taste। बच्चों ज्यादातर हम जब मीठा खाते हैं तो मीठा खाने में क्या होता है? वो ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, या फैट होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, है ना? तो जब भी हमें मिठाई खाना हो तो मीठा हम यूज करेंगे कार्बोहाइड्रेट, चाय पीना होगा तो कार्बोहाइड्रेट, है ना? तो लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट है, क्या उसके लिए कार्बोहाइड्रेट अच्छा है, या उसके लिए कार्बोहाइड्रेट नुकसानदेह? नुकसान है। नुकसान है उसका ना, क्योंकि उसको ज्यादा शुगर नहीं खाना चाहिए। लेकिन डायबिटिक पेशेंट भी मीठा खाना चाहता है, उसको भी अंदर में चाहता है, तो अब उसको हम लोग यूज करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर का, और ताकि वो अंदर जाए और वो बॉडी में एनर्जी ना दे, वो बॉडी में फैट ना बनाए, तो उन सब्सटेंसेस को कहते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर। या जो मॉडल्स वगैरह हैं वो अपना फिगर को मेंटेन करते हैं, और वो फिगर मेंटेन करने के लिए कार्बोहाइड्रेट कम लेते हैं, और अगर उनको चाय पीना होता है वो उसमें यूज करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। तो उसी तरीके से एस्पार्टेम जरा बता दो किसका एग्जांपल है? आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल स्वीटनर का। और जो कितने अमीनो एसिड का बना है? 2, एस्पार्टिक एसिड और फिनाइलएलानाइन। तो इसीलिए एस्पार्टेम क्या है? एक डाइपेप्टाइड है। इज दिस क्लियर? So this was regarding the first structure, and that first structure was primary structure of proteins.
तो बच्चों अब आप लोग लिख लेना सेकेंड वन, एंड दैट इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में लिख लेना it is a two-dimensional structure. It is a two-dimensional structure of proteins that's formed due to coiling, और यहाँ लिख लेना ब्रैकेट में ट्विस्टिंग, और यह लिख लेना और फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन। सो इसमें लिख लेना इट इज डिस्कवर्ड बाय Pauling and Corey। तो बच्चों ये दो तरह का होता है, is of two types, that is alpha helical and beta pleated। अब कितने तरह का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है? बच्चों कितने तरह का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है? टू टाइप्स का होगा। अल्फा, हाँ, अल्फा हेलिकल और दूसरा बीटा प्लेटेड होता है। तो अल्फा हेलिकल और बीटा प्लेटेड। तो अब हमें थोड़ा सीखना है अल्फा हेलिकल क्या होता है और बीटा प्लेटेड क्या होता है। तो इसमें आप लोग हेडिंग कर लेना अब अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, और या लिख लेना आप इसमें ब्रैकेट में अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर और या अल्फा हेलिक्स, और इसमें आप लिख लेना it is formed due to the coiling, और यह लिख सकते हैं आप ट्विस्टिंग, coiling of a protein chain around a common axis। Around a common axis। Clear? चलो अब आप लोग बता दो मुझे प्रोटीन का कितना तरह का स्ट्रक्चर होता है टोटल। बच्चों टोटल प्रोटीन का स्ट्रक्चर कितने लेवल का होगा? हाँ, 4 लेवल। 4 लेवल भाई, 4 होगा। एक क्या होगा? प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक टर्शियरी, और एक क्या होगा? क्वाटरनरी। जरा बच्चों आप लोग मुझे बता दो एरोमेटिक अमाइनो एसिड का एग्जांपल। एरोमेटिक अमाइनो एसिड का एग्जांपल बताओ। क्या था पहला वाला? फिनाइलएलानिन, दूसरा टायरोसिन, तीसरा ट्रिप्टोफैन। ठीक है, जरा बेसिक अमीनो एसिड का एग्जांपल बताओ। बेसिक अमीनो एसिड का एग्जांपल क्या था? अरे कॉपी में लिख के भी आप नहीं बता रहे क्या? हिस्टोनिन सर। क्या था? लाइसिन था, आर्जिनिन था, और क्या था? हिस्टिडीन था। आर्जिनिन और क्या था? हिस्टिडीन था। बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा प्रोसेस से बनता है? हाइड्रेशन से या डिहाइड्रेशन से?
हाइड्रेशन से। हाइड्रोजन। अरे कौन सा हाइड्रेशन कहा था भाई मैंने कहाँ लिखा था पेप्टाइड बॉन्ड हाइड्रेशन से? यहाँ तो इतना मोटा डिहाइड्रेशन लिखा है। क्या पेप्टाइड बॉन्ड हाइड्रेशन से बनता है या डिहाइड्रेशन से बनता है? सर डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन से। वाटर के निकलने को कहेंगे डिहाइड्रेशन, वाटर के ऐड होने को कहेंगे हाइड्रेशन। ठीक है, तो Yes, sir. क्या पेप्टाइड बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है या पेप्टाइड बॉन्ड नॉन कोवेलेंट बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो जहां पे अमाइनो एसिड का, एक अमाइनो एसिड का COH और दूसरे अमाइनो एसिड के NH2 ग्रुप के साथ लिंक करता है और बनाता है प्रोटीन्स को। तो जरा क्या कहते हैं उस अमाइनो एसिड के चेन को जिसमें 2 से लेके 11 अमाइनो एसिड होता है? क्या कहते हैं हम उस अमाइनो? पेप्टाइड सर। दो वेरी गुड, उसे पेप्टाइड क्या? जरा बच्चों, एक प्रोटीन होने के लिए कितने अमाइनो एसिड होने चाहिए? लेस देन 50 सर। ना, ग्रेटर देन 50। एक प्रोटीन होने के लिए क्या चाहिए, ग्रेटर देन 50 या लेस देन 50? ग्रेटर देन 50। ग्रेटर देन 50 ग्रेटर सर। देन 50। चलो आप लोग प्लीज रिवाइज कर लो, और रिवाइज करने से आप लोगों का थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। कोई डाउट है आप लोग का? नो सर। चलो, आई विल एंड दिस मीटिंग, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।